हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल्दो जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड होंगे। तो देखिएगा, हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ द नंबर ऑफ आर्टिकल्स परचेज्ड इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर आपको ये दोनों वर्ड मिलते हैं, इंक्रीजेस, तो हमें ये कंफर्म है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। कहने का मीनिंग ये है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि पेन है, तो हमने कहा कि टोटल 10 पेन है जिनकी कॉस्ट आपने जब परचेज करके आए तो वो है 20 रुपीज। आप ऐसे समझ लीजिएगा, 10 पेन जिनकी टोटल कॉस्ट आपने बोला 20 रुपीज। अब मैंने इनको इंक्रीज कर दिया कि 20 पेन अगर मैं परचेज करके लाता तो मेरी जो कॉस्ट होती उन पेन से की वो क्या होती, बढ़ गई होती, इंक्रीज हो गई होती। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये 40 रुपीज हो जाएगी। तो देखिएगा कि हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं, तो कॉस्ट भी क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है। मैं इसी चीज को ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कम हो रहे होते, मतलब हमने कहा कि 10 पेन है, अभी हमने कह दिया कि 5 पेन है, तो इनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। कम कितनी हो जाएगी, हमने यहाँ पर कह दिया कि 10 रुपीज हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंगली, इसके रेस्पेक्टिवली मैं बात कर रहा हूँ, इसके रेस्पेक्टिवली बात हो रही है। तो ये अगर हमने कहा कि पेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे डिक्रीज हुए तो कॉस्ट भी क्या हुई है, डिक्रीज हो गई है। तो ये अगर केसेस आपको मिल गए तो अब आप क्या कहेंगे, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को बिलोंग करने वाला केस। इस बात को आप ये ऐसे समझने वाले हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक। आपने क्या किया है, बैंक में अगर आप ज्यादा मनी को डिपॉजिट कर देंगे तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर ज्यादा हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। फिर से मैं इसमें भी अगर इसकी फिगर दे दूं तो मैंने 10,000 रुपीज अगर डिपॉजिट कराए तो मैं कह रहा हूं कि हमें 100 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिला। अगर ये 100 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिला, मैंने और ज्यादा अमाउंट को डिपॉजिट कराया होता तो मुझे 200 एज अ इंटरेस्ट मिला होता। मैं इसी केस को ये फिर से कहना चाहूंगा क्या कि अगर ये मेरा अमाउंट 5,000 होता तो उसी अकॉर्डिंगली मेरा इंटरेस्ट भी कम मुझे मिल रहा होता। ये कुछ मैंने आपको नंबर्स दिखाकर बताया है। देखिएगा, ये दोनों के दोनों आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बिलोंग कर रहे हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल को देखो, एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेस। यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड आपने कहा कि मेरे पास अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो हम एक टाइम कितना मिलेगा हमें, हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, फॉर एग्जांपल हमने कवर कर लिया है 2 आवर्स में, ये हम कह रहे हैं। अब यहां पर कह रहा है कि आप स्पीड को इंक्रीज कर दो। स्पीड इंक्रीज मतलब अगर हमने सपोज कीजिए कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कर दी है यहां पर, तो टाइम क्या होगा, टाइम हमें थोड़ा कम लगेगा। एज ए रफ फिगर अगर मैं कह दूं कि हमें टाइम क्या लगेगा, 2 आवर से तो लेस देन ही लगने वाला है, क्योंकि आपने स्पीड क्या कर दी है, बढ़ा दी है। आप जिस स्पीड से चल रहे हो, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो आप लेट पहुंचेंगे, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे ही आप तेजी से चलने लगेंगे, स्पीड आपने जो है इंक्रीज कर दी है, तो वहीं पर टाइम क्या होगा, आपका कम यहाँ पर यूज किया जाएगा। कम टाइम में आप उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे होते हो। तो देखिएगा कि यहाँ पर तो आपने स्पीड को क्या करा है, इंक्रीज किया है, लेकिन टाइम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो ये जो केस है ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शन को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंडर नहीं रखेंगे। बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ वन एग्जांपल भी है। फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ये कहते हैं कि मैंने 10 वर्कर्स का यहाँ पर 10 वर्कर्स लगाकर किसी काम को मैं करा रहा हूं और वो काम करने में उनको 10 डेज लग रहे हैं।
अभी मैंने क्या किया कि 20 वर्कर्स को कहा कि भाई आपको काम करना है, तो 20 वर्कर्स उस पर्टिकुलर काम को ज्यादा दिन में थोड़ी करेंगे, वो तो कम टाइम में उस कंप्लीट वर्क को कर सकते हैं। तो उस वर्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए ज्यादा वर्कर की बात हुई है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, प्लस की बात करी है, और यहाँ पर क्या किया है, माइनस की बात करी है। तो ये भी आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बिलोंग नहीं कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन को बिलोंग कर रहा होता है। तो देखिएगा, इससे आपको जो है क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स डू x एंड y वेरी डायरेक्टली। यहां पर हमारे पास है x और y और उनकी कुछ वैल्यूज यहां पर गिवन है। x की ये सभी x की वैल्यूज हैं, 6, 10, 14 एंड 18। तो मैं यहां पर आपको ये बताता हूं कि ये x की वैल्यूज हैं 6, 10, 14 एंड 18। ऐसे ही मैं y की वैल्यूज को यहां पर ले लूंगा, और y की वैल्यूज हैं 4, 8, 12 एंड 16। 4, 8, 12 एंड 16। तो इनको आप कुछ ऐसे समझिएगा कि मैं इस 6 को x1, x2, x3, x4, मैंने x वाले को मैंने ऐसे ही आपको यहां पर लिखकर दिखा दिया। और y के लिए हम क्या करेंगे, y1, y2, y3 और y4 आप ऐसे यूज कर लीजिए। हमेशा एक बात को आपको ध्यान रखना है, कभी भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, जो इसका रेशो आएगा, वही रेशो इस वाली वैल्यूज के लिए भी होगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि मैं पहले x1 अपॉन y1 में इसके रेशो को फाइंड आउट करना चाहूंगा, तो 6 अपॉन 4 हुआ, और रेशो के लिए क्या होगा, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का क्या पैटर्न होता है कि सबसे पहले आप 2 से ट्राई कीजिएगा, क्या ये 6 आपका 2 से डिविजिबल है, यस। क्या 4 आपका 2 से डिविजिबल है, यस। तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 2 से नहीं हो रहा होता तो आपको 3 देन 4 देन 5 कुछ इस तरह से आपको आगे यहाँ पर नंबर्स बढ़ाने होते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी 2 से आपका ये डिविजिबल है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हम इसको कर देते हैं 2 3 टाइम्स, और इसको भी हमने किया 2 टाइम्स। तो एक तरह से क्या हुआ, सिंप्लीफाई हो गया 6 अपॉन 4। यही होता है आपका रेशो। तो जो फर्स्ट वन वैल्यू थी आपकी 6 और 4, तो ये आपका रेशो क्या दे रही है, 3 डिवाइड बाय 2। आप कुछ ऐसा समझ रहे हैं। अभी x2 अपॉन y2, ये भी वैल्यू आपको बतानी है, x2 अपॉन y2। x2 अपॉन y2 के लिए मैंने यहाँ पर 10 लिया, यहाँ पर 8 लिया, मैं फिर से इनको 2 और 2 से डिवाइड कर रहा हूं, और अब मुझे मिलेगा 5 अपॉन 4। ये क्या है, ये इसके लिए मैं रेशो की बात कर रहा हूं, 10 और 8 के लिए। ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे x है तो आप कह दीजिएगा कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ये y क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स है। ऐसा आप समझ लीजिए कि अगर मैं 6 पेन को परचेज कर रहा हूं 4 रुपीज में, ऐसा आप समझ लीजिएगा। यहां वाले केस है मैं क्या कर रहा हूं, 10 पेन को परचेज कर रहा हूं, लेकिन इस बार पे करके आ रहा हूं वो 8 रुपीज पे करके आ रहा हूं। सिमिलरली यहां पे समझ लीजिएगा कि 14 पेन को मैं परचेज कर रहा हूं, और जो मैं अमाउंट पे करके आ रहा हूं इस बार 12 रुपीज को पे करके आ रहा हूं, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए भी मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा, x3 अपॉन y3, वैल्यू क्या होगा, 14 डिवाइड बाय 12। तो ये हमें मिलेगा 7 डिवाइड बाय 6। आप कह सकते हैं कि ये एक रेशियो रहेगी इस थर्ड वन केस के लिए। अभी x4 y4 को भी ले लेते हैं, x4 डिवाइड बाय y4। तो x4 क्या है हमारे पास, 18, और यहां पर क्या है 16। मैं फिर से 2 से ही करूंगा, देखिएगा, तो ये हो जाएगा 2 9 टाइम्स 18, 2 8 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाय 8। तो यहां पर रेशो क्या मिला मुझे, 9 डिवाइड बाय 8 के अकॉर्डिंगली मिल गया। ऑल्दो रेशो का साइन अलग होता है, लेकिन आप इसको इसी तरीके से फाइंड आउट किया करते हैं, और मीनिंग भी इसका यही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रेशो आपके इक्वल आया करते हैं। तो देखिएगा कि 3 अपॉन 2 5 अपॉन 4 के इक्वल कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि ये इक्वल होता है। अगर एक भी केस, मैं कहता हूं कि एक सिंगल भी केस आपको ऐसा मिल गया कि 5 अपॉन 4 आ गया, मैं कह रहा हूं कि यहां अगर आपको 3 अपॉन 2 मिल जाता, यहां भी अगर सपोज करिए कि मिल जाता, तब भी आप इसको कहते कि मेरी ये टेबल
वेरी नहीं करती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली। आपको ये बोलना होता है। और तो यहां तो मुझे एक भी केस आपको सिमिलर नहीं देखने के लिए मिल रहा। आई बिलीव आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि ये क्या यहां पर हुआ है। तो हम कहेंगे कि इन दिस टेबल एक्स एंड वाई डोंट वेरी डायरेक्टली, ऐसा आप यहां पर लिखकर आ जाएंगे। क्यों, रीजन भी दे दीजिएगा। रीजन दीजिएगा, क्या रीजन देंगे? x1 अपॉन y1 इज नॉट इक्वल टू x2 अपॉन y2, इज नॉट इक्वल टू x3 अपॉन y3, इज नॉट इक्वल टू x4 अपॉन y4। और मैंने क्या कहा, क्योंकि पूरी टेबल एक ही है, अगर एक भी नॉट इक्वल टू होता, यहां तो तीनों के, यहां पे आपको हर एक केस में नॉट इक्वल टू का केस दिख रहा है, तो भी आप इसको ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को वेरी नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं सेकंड टेबल में जो हमें वैल्यूज गिवन है, क्या वे x और y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, फिर से हम इस टेबल को कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। x और y, यहाँ पर है 5, 15, 8, 24, 12, 36, 15 एंड 45। और यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को कंसिडर करा लेंगे। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, ऐसे हम यहां पर देख लेते हैं। और सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ये x1 अपॉन y1, इसका हम रेशो देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो 5 अपॉन 15, अभी देखिए ये 2 से नहीं होगा, 3 पर जाइए, 4 से, फिर 5 से। सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए इसके लिए। तो 5 1 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, रिजल्ट मिलेगा 1 अपॉन 3। सेम एज आप यहां पर देखिएगा 8 अपॉन 24, x2 डिवाइड बाय y2 इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 24। तो यहाँ पे 8 से कीजिएगा डिवाइड, 8 1 से करेंगे तो 1/3। फिर से मैं x3 अपॉन y3, यहां पर देखता हूं 12 डिवाइड बाय 36। इस बार मैं डायरेक्टली 12 से कर रहा हूं। और तो कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि सर मेरे को नहीं क्लियर है कि 12 से ही कैसे करें, तो आप सबसे पहले 2 से करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस जिसको क्लियर है वो 12 से डायरेक्ट करेंगे, नहीं क्लियर है तो समझिए कि ये 2 से होगा, ये भी 2 से होगा। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि न्यूमरेटर को आप 2 से कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को किसी डिफर नंबर से कर रहे हो, गलत हो जाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से आपको डिवाइड करना होता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ पर 6, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 18। फिर से ट्राई कीजिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। तो हमने दोनों को 2 से डिवाइड किया है। नोटिस कीजिएगा दोनों नंबर क्या है, सेम है। जैसे इस वाले केस में मैंने दोनों को 5 से डिवाइड किया था, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। इस वाले केस में 8 से डायरेक्टली डिवाइड कर दिया था। इस वाले केस में भी मैं 12 से डायरेक्टली डिवाइड करता। और मेरा सजेशन भी यही है कि जिस जिस स्टूडेंट को आता है सिंप्लीफिकेशन करना, वो डायरेक्टली ही डिवाइड करे। अभी देखिएगा कि मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये मुझे मिला रिजल्ट 3 टाइम्स, दिस इज यहाँ पे 9 टाइम्स, तो 3 डिवाइड बाय 9 मिल गया। अब ये 2 से नहीं होगा, लेकिन मैं 3 पर यहाँ पर मूव कर जाऊंगा। तो क्या ये भी 3 से डिविजिबल है? यस। तो 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसके आगे ही सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नो। तो नोटिस करो, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है। अभी तक हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो सक्सेसफुली आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली। अभी हम इसको करने के बाद कहां पर मूव कर रहे हैं? x4 अपॉन y4 पर, जो कि क्या है 15। x4 अपॉन y4 इज इक्वल टू 15 अपॉन 45। अभी के केस में नोटिस कीजिएगा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। जिस जिस बच्चे को क्लियर है वो डायरेक्टली ही करेंगे। मैं 15 से कर रहा हूं और इसको कर दिया मैंने 3 टाइम्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो मुझे बताइए, क्या सभी की वैल्यूज जो आपको सिंप्लीफाई करने के बाद मिली हैं वो 1 डिवाइड बाय 3 है? यस। तो आप यहां पर कहेंगे कि ये आपका वेरी करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन को। तो मैं कैसा लिखूंगा इसको? कुछ ऐसा लिख कर आऊंगा, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल टू x3 अपॉन y3 इज इक्वल टू x4 अपॉन y4। देयरफॉर आप कह देंगे दिस
टेबल वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली, सिंपल। नाउ द क्वेश्चन इज इफ x एंड y डायरेक्टली देन फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन टेबल। अब देखिए इसने ये कंफर्म कर दिया है कि ये डायरेक्टली को वेरी करता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली आ रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली आ रहा है तो मुझे क्लियर है कि यहाँ पर जो हम रेशोज की बात कर रहे थे वो कॉमन रेशोज हमें देखने के लिए मिलेगी। मतलब इसकी अगर मैं रेशो की बात करूंगा वही रेशो इसकी भी होगी ना। आप इस कंप्लीट टेबल में भी इसको स्प्लिट कर दीजिएगा। सबसे पहला केस जो मैंने यहां पर मार्क किया है वो आप कंसीडर करें। ये दो पार्ट आप अभी अपने माइंड में रखें ही ना, इन दो की बात हम बाद में करेंगे। आपने ये सीख लिया तो ये आप अपने आप कर लेंगे। देखिएगा कि x y ये रहा आपके पास 5 एंड 10। अब आपको यही चीज सोचनी है। देखो कितना इजी है, आप कहेंगे सबसे ज्यादा इजी पार्ट है 8 एंड दिस इज y1, मतलब ये आपको बताना है, y1 की वैल्यू आपको बतानी है। मैंने इसको मैं कह रहा हूं कि ये मेरे हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये है कोस्ट, तो नंबर ऑफ, अभी इसका प्रोपोर्शन आएगा, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5 पेन आपने 10 रुपीज में परचेज करे हैं, तो 8 पेन आपने कितने रुपीज में परचेज करे होंगे, ऐसा आपको यहां पर बताना है। देखो रेशो निकाल फाइंड आउट करते हैं। तो अगर मैं ऐसा कहूंगा 5/10 इज इक्वल टू 8/y1, क्यों कहा मैंने ऐसा, क्योंकि इसका रेशो फाइंड आउट करने के लिए मैं 5/10 करूंगा ना, और सेम एज मैं यहां पर भी करूंगा। तो यहां पर अगर कर रहा होता तो 8/ कोई भी वैल्यू होती तो मैं 8/ वो वैल्यू लिख देता। यहां पर y1 है तो हमने यहां पर y1 लिख दिया है। अभी बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी थोड़ी देर के लिए कर दीजिएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10। यहां तक हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कर दिया है ये वर्क। अब मैं इस 5 को ट्रांसपोज कराऊंगा राइट हैंड साइड पर, और ट्रांसपोज कराऊंगा तो 5 और y1 के बीच में क्या रिलेशन देख रहे हो बच्चों, मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड करेगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 5 से 10 को आप 2 टाइम्स कर देंगे, रिजल्ट होगा आपका 8 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 16। मतलब y1 को आप क्या कहेंगे 16, तो हम यहां पर लिख देंगे y1 इज इक्वल टू 16। ये आई बिलीव कि आपको जो अटेम्प्टेशन कैसे करनी है वो आपको समझ में आ गया। और अब आप देखिएगा जो आप इसको समझ भी सकते हैं कैसे, कि वही देखो ये 16 ही आंसर कैसे आना था। अगर आप 5 पेन परचेज करके आते, यहाँ पे कोई नंबर ऑफ आर्टिकल्स नहीं है, यहाँ पर कोई कोस्ट नहीं है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। दीज आर x बिलोंग्स टू नंबर ऑफ आर्टिकल, y बिलोंग्स टू द कोस्ट ऑफ आर्टिकल्स। मतलब 5 पेन की जो कोस्ट है वो कितनी है, 10 रुपीज है। मुझे बताइए कि 8 पेन की कोस्ट कितनी होगी। 8 पेन की कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, 1 पेन की कोस्ट आप बता दोगे। अब जब 5 पेन 10 रुपीज के थे तो 1 पेन आपका कितने रुपीज का रहा होगा, 2 रुपीज का। 2 रुपीज का 1 पेन आपका आया होगा। और 8 पेन नंबर ऑफ आर्टिकल अभी की बार मैं कह रहा हूं कि 8 पेन्स हैं, तो 8 पेन्स की कोस्ट क्या होगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। आप शॉपकीपर को 16 रुपीज ही तो पे करके आओगे। देखिए बिल्कुल यही चीज है आपकी यहां पर जिसको आप सीख रहे हैं। अभी देखिएगा कि इसमें आपसे कहा है कि x1 और 60, तो फिर से मैं 5/10 ही लूंगा इज इक्वल टू, इस बार हम कर देंगे x1 डिवाइड बाय 60। अब की बार हम x1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, वो पहले से गिवन है, तो वही काम करना है आपको। इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली 5 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय x1। आप कुछ ऐसा लिखेंगे x1, और इस 10 को आप क्या करवाने वाले हो, ट्रांसपोज। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, प्रोडक्ट का, तो ये कैसा हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 10। 10 से आप इसको 60 को 6 टाइम्स कर दीजिएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा आपका
30, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो यहां पर x1 की वैल्यू आप कह सकते हैं 30 होने वाली है। ये आप यहां पर इसको मार्क कर दीजिएगा। अब ये आपके लिए बड़ा इजी होने वाला है कि भाई ये आप कर सकते हो, x2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। और ये भी मैं आपके लिए कर देता हूं कि 5/10, ये मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, 5/10 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय 32। करिए, चलिए इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 32 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय x2, और x2 आपको यहां पर करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 32, और दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है प्रोडक्ट का, ट्रांसपोज होने पर क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड के साथ 10 आ जाता है, राइट। अब सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखो 5 से करोगे ये 2 टाइम्स होगा, 5 2 टाइम्स 10, और 2 से डिवाइड करोगे 32 को, कितने टाइम्स करोगे 16 टाइम्स होगा। तो x2 का वैल्यू क्या होगा 16, x2 का वैल्यू होता है आपका 16। तो क्योंकि यहां पर आपको कंफर्म था कि x एंड y डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, तो हम मिसिंग नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस वाली बी वाली टेबल को ट्राई कीजिएगा, आंसर को कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इश्यूज आए। द वेरिएबल x वेरीज डायरेक्टली एज y, यहाँ पे देखिएगा फिर से उसने ये कंफर्म कर रहा है, ये चीजें आपको कंफर्म की जा रही हैं कि ये वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज y, एंड y इज 28, y की वैल्यू उसने बता दी, y क्या है 28, y लेकिन 28 कब है, सोचिएगा कि y 28 है, बट व्हेन इट इज व्हेन x इज 4/7, 4 डिवाइड बाय 7, तब आपसे कहा जा रहा है कि y का वैल्यू क्या है 28। फाइंड y, आपको y की वैल्यू को बताना है। मैंने यहां पर y1 बोल दिया है। व्हेन x इज 14, जब आपका x क्या रहेगा 14 होने वाला है। तो देखिएगा इसमें, क्योंकि ये सिंस आप क्या करें, देखिएगा यहां से ही आपको लिखना है सिंस x वेरीज डायरेक्टली एज y, बिल्कुल एज इट इज मैं यहां पर नोट करने वाला हूं, सिंस x वेरीज डायरेक्टली एज y। तो लैंग्वेज से नहीं आपको पैनिक होना है, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लिखना हुआ करता है, हमेशा आपको ये बात ध्यान रखें। अभी देखिएगा x इज 4/7, y इज 28, अगर मैं इनका रेशियो फाइंड आउट करूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा 4 डिवाइड बाय 7, नोटिस कीजिएगा डिवाइड बाय 28 होता है, राइट। तो इस बार मैं डिवाइड बाय ऐसा लगा रहा हूं, डिवाइड बाय 28। आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू। अब ये आपका कुछ ऐसा है, देखिएगा ये x1 है, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। तो अभी तक मैंने क्या सिखाया आपको, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। अब नो भाई, मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूं, x1 डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाय y2। तो हम लिख सकते हैं, क्या इश्यूज है, कुछ भी इश्यूज नहीं है, राइट। वही बच्चों हमने क्या किया है, यहां पर कर दिया दिस इज x1, तो बेटा मैंने यहां पर क्या कर दिया है x 4/7। ऐसे ही डिवाइड का साइन हमने यूज किया, y1 के लिए हमने क्या किया है 28, ये बच्चा हमने कर दिया है 28। अभी हम करेंगे इज इक्वल टू x2, x2 क्या है हमारे लिए यहां पर 14 है, तो मैं लिखूंगा 14, अच्छा डिवाइड बाय, ये देखिएगा इसमें आप ये ऐसा लिख के, अब की बार मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, फिर से वही कहूंगा ना, बात तो एक ही है। तो मैं इस बार ये वाला लिखना प्रेफर कर देता हूं 14/y1, और आप ऐसा भी लिखोगे तो भी वर्क करता, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करता। तो हमने ये चीज कर ली है। अब ऐसा क्यों किया, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि ये जो आप पार्ट देख रहे हो ना, दिस वन, इसकी वजह से हमने ऐसा किया, क्योंकि ये हमारा कैसा था, एज लाइक अ रेशनल नंबर था, एक्स की वैल्यू जो थी, दैट्स वाई हमने ऐसा कर लिया। और ये हमें हेल्प किस में कर देगा, हेल्प ये कर देगा, ये जो डिवाइड है ना 28 को आप लिख दोगे 28/1, ये जो डिवाइड है ना,
इसको आप कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद वाले पार्ट को कर दीजिएगा रेसिप्रोकल, जिसको हम कहते हैं 1/28 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय y1। हो गया, सिंपल बात है आपके लिए। अब देखिएगा कि आपको क्या करना है। ये जो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई डालेंगे, एक लाइन आप यहां पर लिख लीजिएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 28। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डालने पर आपको यहां पर प्रोडक्ट कुछ 3 टर्म्स का देखने के लिए मिल गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाए। अब हम क्या करेंगे, जो y1 है, y1 की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आप जो है दूसरी साइड पर लेकर चले जाएंगे। मतलब ये प्रोडक्ट में है, तो ये अपोजिट साइड पे जाने पर डिवाइड के साथ आ जाएगा। तो डिवाइड के साथ हम क्या यूज कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 1 का यूज करें ना करें वो आपके लिए एक ही बात होने वाली है, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिख रहा हूँ अभी के केस में। तो हमने ये एक वर्क हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, 4 से इसको कर देंगे हम 7 टाइम्स, और तो मैंने पहले 14 × 7 का किया, तो 14 7 टाइम्स हमारा क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 98 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 98 से, तो 7 8 टाइम्स क्या होता है 56, 7 9 टाइम्स 63, 63 और 5 68। किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है वो अपना टेबुलर फॉर्म में डाले, मल्टीप्लाई करें। ध्यान ये रखें कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो y1 का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 686।